नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम 1.75 मीटर लॉन्ग। एक कैंटिलीवर बीम भी दी है जिसकी टोटल लेंथ है 1.75 मीटर, कैरिंग ए यूडीएल ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पे यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का ओवर ए लेंथ ऑफ 1.2 मीटर। कहाँ तक लग रहा है? 1.2 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड से 1.2 मीटर तक इसमें यूडीएल लग रहा है। एंड ए पॉइंट लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन एट फ्री एंड। तो 3 किलो न्यूटन पे हमने पॉइंट लोड लगा दिया, फ्री एंड पर 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे अननोन निकालने पड़ेंगे। तो मेरे यहाँ अननोन क्या हो जाएंगे? ये एंड फ्री है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। ये एंड फिक्स है, यहाँ पर 3 रिएक्शन डेवलप होंगी, RA, HA और MA। सिंस इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को एज्यूम नहीं किया है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी आएगी? 0। तो हम यहाँ पे उसको कंसीडर करके नहीं चलेंगे। अब हम RA और MA के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सिग्मा V इक्वल टू 0 लगाता हूँ। सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो मेरा पहला वर्टिकल फोर्स है RA, तो मैंने RA लिया, अपवर्ड है तो पॉजिटिव ले लिया। दूसरा मेरा डाउनवर्ड फोर्स है UDL। इसको मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँगा तो UDL की इंटेंसिटी को अगर मैं लेंथ से इंटू कर दूँगा तो ये मेरा पॉइंट लोड बन जाएगा। तो मेरा अगला लोड आ गया 2 × 1.2, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव। और मेरा फाइनल जो लोड लग रहा है वो 3 किलो न्यूटन का, तो मैंने उसको भी ले लिया, वो भी नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव ले लिया। ये पूरा सम 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैंने सॉल्व करके RA की वैल्यू निकाल ली। अब हम मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे B पॉइंट पर मोमेंट की समीशन को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं लूँगा सिग्मा MB इक्वल टू 0। अब मोमेंट किन किन फोर्सेस के कारण डेवलप होगा देख लेते हैं। पहला है मेरा RA, तो इसके कारण कितना मोमेंट जनरेट होगा? RA इंटू इस RA की B पॉइंट तक दूरी जो कि है 1.75 मीटर। तो RA इंटू 1.75। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा UDL, तो 2 × 1.2। और इस UDL को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो इस UDL की, इस पॉइंट लोड की नेक्स्ट है मेरा UDL। इस UDL को मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँगा और फिर इस पॉइंट लोड की B पॉइंट से दूरी लूँगा। तो मैंने इसको UDL में कन्वर्ट किया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 2 × 1.2 और इसकी पॉइंट B तक दूरी हो जाएगी 1.15। UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो यहाँ तक ये सेंटर पे एक्ट करेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0.6 और मेरी बाकी डिस्टेंस थी 0.55। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.15। वही मैंने यहाँ पर कंसीडर किया। माइनस अगला मेरा मोमेंट है MA, तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो माइनस MA, ये इन सब का समीशन क्या होना चाहिए? 0। तो जब मैं यहाँ से इसको RA की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा MA की वैल्यू आ जाएगी 6.69 किलो न्यूटन मीटर। तो मेरी जो अननोन रिएक्शंस थी RA और MA वो कैलकुलेट होके आ गई। नेक्स्ट हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं A पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेट करूँगा। तो A के लेफ़्ट में शियर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। A के राइट में मेरा एक फोर्स आ जाएगा RA, तो A के राइट में शियर फोर्स की वैल्यू आ गई 5.4 जो RA की वैल्यू थी। अब पॉइंट C पर शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो C पर शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए C के लेफ़्ट में जितने भी लोड हैं वो सब लेना पड़ेंगे। तो C के लेफ़्ट में कौन कौन से लोड है? एक RA, दूसरा ये UDL जिसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। तो मेरा पहला लोड है RA, दूसरा UDL जिसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 × 1.2 और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो इसको जब सॉल्व किया तो C पर मेरी शियर फोर्स की वैल्यू आ गई 3 किलो न्यूटन। अब मैं B के लेफ़्ट में शियर फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो C से B के बीच में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो मेरी B के लेफ़्ट में शियर फोर्स की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 किलो न्यूटन। अब B के राइट में शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस 3 को जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो B के राइट में शियर फोर्स कितना आ जाएगा? जो 3 मेरा आया था लेफ़्ट में
माइनस, क्योंकि ये डाउनवर्ड है 3, तो ये मेरा शीयर फोर्स बी के राइट में आ जाएगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो मेरा शीयर फोर्स कैलकुलेट होके आ गया। अब मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन क्या होगा, पहले मैं ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ। तो ए पॉइंट पर मेरा कितना मोमेंट आ रहा है, जो एम ए की वैल्यू होगी, और ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है तो इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करके चलूँगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए आ गया मेरा -6.93। अब हम सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, आर ए। सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मुझे पहले लेना पड़ेगा आर ए इंटू इसकी सी तक दूरी। तो ये हो गया मेरा इस लोड के कारण मोमेंट। दूसरा मेरा लोड है यूडीएल, इसके कारण मोमेंट कितना होगा, 2 × 1.2 इंटू इसकी सेंटर तक की दूरी, तो 1 × 0.6। और मेरा एक मोमेंट ये भी एक्ट कर रहा है एम ए, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो मेरा बेंडिंग मोमेंट एट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो -1.65। ये जो मेरी मोमेंट की वैल्यू आई वो आई है जब मैंने मोमेंट लेफ़्ट से कैलकुलेट किया है। मैं मोमेंट को राइट से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो राइट से मुझे अगर मोमेंट कैलकुलेट करना है तो पॉइंट सी के राइट में जितने भी लोड हैं वो कंसीडर करना पड़ेंगे। तो पॉइंट सी के राइट में केवल एक ही लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का, तो इस लोड के कारण मोमेंट कितना आ जाएगा, 3 × उस 3 की पॉइंट सी तक की दूरी कितनी है मेरी, 0.55। और राइट से ये कैसा मोमेंट जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं अगर हम राइट से मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होता है तो उसको मैं नेगेटिव लूँगा। तो -3 × 0.55, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा 1.65 आ जाएगा माइनस का। और यही मेरी वैल्यू आ रही है जब मैंने लेफ़्ट से कैलकुलेट किया है। तो मेरा ये वेरीफाई हो गया कि मैं चाहे लेफ़्ट से मोमेंट कैलकुलेट करूँ या राइट से मोमेंट कैलकुलेट करूँ, मेरी वैल्यू सेम आएगी। तो हमारा सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब हम आखिरी पॉइंट पर देख लेते हैं, पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। अब हमें पता है कि ये एंड फ्री है तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले ले लेते हैं आर ए इंटू इसकी बी पॉइंट तक दूरी 1.75। नेक्स्ट यूडीएल जिसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 2 × 1.2, और इसकी पॉइंट बी तक दूरी हो जाएगी मेरी 0.6 + 0.55, जो कि कैलकुलेट होके आ जाएगी 1.515। नेक्स्ट है मेरा मोमेंट एम ए जिसकी वैल्यू है 6.69। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमारे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। हमारा ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 और 5.4 है, तो मैं 0 और 5.4 मार्क कर लूँगा। सी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 3 है, तो मैं 3 मार्क कर लूँगा। बी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3 और 0, तो कितनी हो जाएगी, 3 और 0 मार्क किया मैंने। तो जब मैं इसको इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा रिक्वायर्ड शियर फोर्स डायग्राम। हमारी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, इसलिए ये डायग्राम इसलिए सारे पॉइंट्स हमने ऊपर लिए हैं रेफरेंस लाइन के। अगर मेरी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो मुझे रेफरेंस लाइन के ऊपर लेना है, और मेरी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो रेफरेंस लाइन के नीचे लेना है। तो ये आ गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई। फिर हम देख लेते हैं ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है -6.93, तो मैंने ले लिया -6.93। सी पॉइंट पर वैल्यू है -1.65, तो मैंने सी पॉइंट पर वैल्यू ले ली -1.65, और बी पॉइंट पर 0। जब मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब
बीम के किसी पार्ट में यूडीएल एक्ट कर रहा होगा तो वहाँ पर मेरा शियर फोर्स डायग्राम जो है वो इंक्लाइंड आएगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक आएगा। और जहाँ पर जिस पार्ट में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा होगा वहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट आएगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड आएगा। तो इसको ध्यान रखना है, ये इंक्लाइंड रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, जबकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यहाँ कर्व रहेगा और यहाँ इंक्लाइंड लाइन रहेगी। ये पैराबोलिक है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है।